हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, शादी का रहस्य का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज पहली बार उसे खुद को बेटी से दुल्हन बनते हुए महसूस हुआ था। एक हल्दी ने उसकी पहचान में रंग घोल दिया था। अब वो सिर्फ राय चौधरी परिवार की चुलबुली बेटी नहीं रही, अब वो एक नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी थी। लेकिन आज की रात इन फूलों, इन रंगों और इस पूरे परिवार के बीच उसने ये तय किया कि चाहे वो जहाँ जाए उसका दिल हमेशा यही रहेगा। अब आगे। हल्दी की रस्म अब समाप्त हो चुकी थी। रात की रौनक धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी थी। घर के कोनों कोनों से फूलों की हल्की खुशबू अब धीमी सांसों की तरह फैल रही थी। लॉन में मेहमान एक एक करके विदा हो चुके थे। गेट पर सजे झालरों की रोशनी अब पीली पड़ रही थी। हवेली के हर फ्लोर पर हल्का सा सन्नाटा फैल चुका था, लेकिन आवा के भीतर कुछ और ही चल रहा था। वो जैसे किसी गहराई से निकली हो। हल्दी का रंग सिर्फ उसके चेहरे पे नहीं, उसकी आत्मा पे भी चढ़ गया था। उसकी आंखें हल्की भर आई थी, लेकिन चेहरा अब भी चमक रहा था। आरव और मधु जी दोनों मिलकर उसे कमरे में लेकर आए, जहाँ पहले से ही उसके लिए पलंग पर गुलाब की पंखुड़ियों से ब्राइड टू बी लिखा हुआ था। आरव ने जैसे ही आभा को बैठाया, वो बोली, भाई मैं बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें कोई शिकायत नहीं थी। जैसे किसी मोड़ पर पहुंचकर कोई मुस्कान में भीगी शांति मिलती है। आरव ने बिना कुछ कहे उसके गालों को हाथ से सहलाया और धीरे से कहा, थक गई है मेरी रानी बहन, चल तुझे खाना खिलाता हूँ। मधु जी वही खड़ी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, खाना खाएगी बेटा? आभा ने सिर हिलाया। आरव खुद जाकर नीचे से खाना लाया। खिचड़ी, दाल, पापड़ और मीठे में माँ की बनाई खीर। फिर वो अपने हाथों से आभा को एक एक निवाला खिलाने लगा। मुंह खोल, आज खाना नहीं खाया तो मैं खुद तुझसे नाराज हो जाऊंगा। आभा हल्की सी मुस्कुराई, एक निवाला खाया और आंखें मूंद ली। आरव भी वही उसके पास बैठ गया। दोनों भाई बहन ने थोड़ी सी खिचड़ी एक साथ खाई। फिर आरव ने उसके माथे पे एक किस किया और कहा, अब सो जा मेरी परी, कल सुबह तुझे मेहंदी लगनी है। और फिर बारात शब्द उसके गले में ही अटक गए। मधु जी ने उसके सिर पे हाथ फेरा और लोरी जैसे स्वर में बोली, अब मेरी गुड़िया दुल्हन बन रही है, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा वही मेरी छोटी बिटिया रहेगी। और आभा मुस्कुराते हुए अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो गई। रात कटती है और अब सुबह है, लेकिन इस बार कहानी राय चौधरी हाउस से नहीं, कोलकाता के उस शाही राय चोपड़ा हवेली से शुरू होती है। घर में सुबह के 4 बजे की घड़ी बजते ही हल्का सा संगीत एक मंदिर के कोने से उठता है। गायत्री, राय चोपड़ा की प्रार्थना की मधुर ध्वनि और अगरबत्ती की सुगंध पूरे घर को पवित्र कर देती है। बड़े बेटे विवान राय चोपड़ा अपने रोज के रूटीन के अनुसार 4 बजे ही उठकर अपनी ग्रे ट्रैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट में रनिंग शू पहनकर हवेली से बाहर निकल चुका था। उसकी चाल तेज है, कान में वायरलेस ईयरफोन और उसकी धड़कनों के साथ मेल खाता हुआ स्पॉटिफाई का क्लासिकल प्लेलिस्ट। 2 घंटे की रेनिंग और फिटनेस के बाद वो जब वापस आता है तो हवेली की छत पे जाकर योगा करता है। सूरज की पहली किरण जब उसके चेहरे को छूती है, तब वो आंखें बंद करके अपनी आने वाले जीवन की कल्पना करता है। उधर राघव राय चोपड़ा, जिनकी रूटीन बिल्कुल तय है, सुबह 5:30 बजे टॉप फ्लोर पे बने अपने प्राइवेट जिम में पसीना बहा रहे होते हैं। ट्रेडमिल की बीप के साथ वो इंटरवल एक्सरसाइज खत्म करते हैं। फिर गार्डन की छत पे जाकर न्यूज़पेपर और नींबू पानी के साथ बैठ जाते हैं। सामने फैली हुई कोलकाता की सड़कों को देखना जैसे उनके दिमाग की योजनाओं और डिसिप्लिन से फिर भर देता है। गायत्री जी पूजा पाठ निपटा चुकी होती हैं और किचन में एक झलक मारकर अब डाइनिंग टेबल पर आ चुकी होती हैं। तभी नीचे की सीढ़ियों से आता है छोटा बेटा आरव राय चोपड़ा। सफ़ेद टी शर्ट,
ट्रेडी ब्लैक जैकेट, गले में स्लिंग और गॉगल्स माथे पर टिकाए हुए जैसे कोई हीरो की एंट्री होती है। आते ही सबसे पहले अपनी बहन आरोही को आवाज़ लगाता है, ओए आईएएस की दुनिया छोड़, थोड़ी रोटी खा ले नीचे आके। आरोही जो अपने कमरे में बैठकर सुबह 5 बजे से GS 4 की क्लास अटेंड कर रही थी, झल्लाती हुई नीचे आती है। भैया प्लीज़ तुम मेरे टाइम टेबल का मजाक मत उड़ाया करो। आरव ठहाका लगाता है, क्यों ना उड़ाऊं, तुम आईएएस बन जाओगी और मैं तुम्हारा पीए बनूंगा। आरोही गुस्से से प्लेट उठाती है और आरव आंख मारकर कहता है, प्लीज़ मेरी प्यारी दीदी, आज के लिए बस स्माइल कर लो। सभी लोग अब डाइनिंग टेबल पे जमा हैं। विवान अपने शांत स्वभाव में, आरोही अपने सिलेबस के विचारों में और आरव हर किसी को चिढ़ाने में। गायत्री जी हर किसी की थाली में उनकी पसंद की चीज़ें परोस रही हैं। विवान को ओट्स, आरोही को पोहा और आरव को आलू पराठा। तभी राघव राय चोपड़ा सीढ़ियों से नीचे आते हैं। सब अचानक शांत हो जाते हैं। वो आते हैं, अखबार फैलाते हैं और फिर एक शब्द गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सब एक साथ जवाब देते हैं, गुड मॉर्निंग पापा। और तब शुरू होता है राय चोपड़ा फैमिली का सधा हुआ, अनुशासित लेकिन गर्मजोशी से भरा ब्रेकफास्ट। इधर राय चौधरी हवेली में सुबह से ही अफरा तफरी का माहौल था। आज सुबह आभा की मेहंदी थी और दोपहर तक मंडप को दोबारा सजाना था क्योंकि रात को बारात आने वाली थी। गेट पर हल्के फूलों की सजावट हटाकर अब डार्क ग्रीन और ऑरेंज थीम के फ्रेड डेकोरेशन शुरू हो चुकी थी। फूल वाले डेकोरेट, कैटरिंग वाले, मेकअप टीम, इवेंट मैनेजर, हर कोई अपनी अपनी काम में जुटा था। घर की महिलाओं ने रंग बिरंगे घाघरे पहन लिए थे और ड्राइंग रूम पर अब मेहंदी का मंडप बन गया था। आभा के कमरे में दो खूबसूरत प्रोफेशनल आर्टिस्ट आई थी जो पारंपरिक दूल्हा दुल्हन और राजस्थानी बेल डिजाइन की मेहंदी लगाने वाली थी। आभा ने आज के लिए गहरे हरे रंग की अनारकली पहन रखी थी जिसमें सुनहरे बूटे थे और बालों को जूड़े से पिन करके उस पर गजरा सजाया गया था। उसके हथेलियों पे जब पहला मेहंदी का डॉट लगा तो वो मुस्कुरा उठी, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती जैसे किसी को खोज रही हो। मधु जी किचन में हर मेहमान के नाश्ते की व्यवस्था देख रही थी। नीलिमा काकी ड्राइंग रूम में गेस्ट की लिस्ट संभाल रही थी। विनीत जी लाइटिंग टीम के साथ स्टेज की लाइटिंग सेटिंग चेक करवा रहे थे और आरव इवेंट फोटोग्राफर के साथ बैकड्रॉप डिसाइड कर रहा था। ये वाली मिरर दीवार जरा कैमरे फ्रेंडली है, यही शूट करेंगे। और हाँ, आभा को फूलों की बारिश में एंट्री करवानी है। बगल में डीजे काउंटर लग चुका था जिसमें मेहंदी लगा के रखना जैसे गानों की प्लेलिस्ट सेट थी। घर की लड़कियां आभा के चारों ओर घूमकर डांस कर रही थी। चाची भी आभा को कह रही थी, हाथ हिला मत बेटी वरना दूल्हे का चेहरा टेढ़ा दिखेगा मेहंदी में। दिन चढ़ गया था। आभा की हथेलियों और पैरों की खूबसूरत मेहंदी की बेल चढ़ चुकी थी। मेहमानों के हाथों में भी मेहंदी रच चुकी थी और हर ओर एक अनकहा सा उत्सव बह रहा था जिसपे हर दिल बस एक ही बात दोहरा रहा था, आज हमारी आभा विदा होने जा रही है लेकिन हमारे दिलों से कभी नहीं जाएगी। पूरा दिन चहल पहल में कब बीत गया किसी को एहसास भी नहीं हुआ। राय चौधरी हवेली के हर कोने में गुलाल, फूलों और शहनाई की मिली जुली सुगंध उठ रही थी, जैसे हवाओं ने भी जान लिया हो कि आज इस घर में कोई खास विदाई होने जा रही है। सूरज की किरणें अब पश्चिम की ओर ढलने लगी थी। आसमान में पीली और सिंदूरी रोशनी के बीच हवेली के ऊपर रोशन झालरों की पहली लड़ी जल उठी थी। आभा अब दुल्हन बनने जा रही थी और उसके कमरे में जैसे एक राजमहल का नज़ारा बना हुआ था। कमरा पूरा गुलाब और मोगरे की माला से सजा हुआ। दीवारों पे दर्पण लगे थे और बीचों बीच वाइट सॉटन की कुर्सी जिस पर आभा बैठी थी। उसके चारों ओर मेकअप से ब्रश, हेयर टूल्स, आर्टिस्ट के बॉक्स और गहनों के ट्रे बिखरे हुए थे। दो फेमस ब्यूटी आर्टिस्ट जो शहर की नामी सेलिब्रिटी मेकअप टीम से थी बेहद डिटेल
में उनके लुक और संवारने में लगी थी। एक आर्टिस्ट उसके हेयर को सॉफ्ट कर्ल्स के नीचे से ट्विस्ट करके जूड़ा बना रही थी। उस पर हल्का गजरा लगाया गया और बीचों बीच एक सिंपल मोती की क्लिप जो सिर्फ रॉयल लड़कियों के लुक्स में ही मिलती है। दूसरी आर्टिस्ट उसके बेस से शुरू करके फेस को लाइट पिंक टोन में तैयार कर रही थी। कंसीलर, ब्लश, हाइलाइटर और बिल्कुल न्यू सेट की आई शेडो जिसमें गोल्डन ग्लिटर हल्के से ब्लेंड किए जा रहे थे। आभा के हाथ और पैर पहले से भी मेहंदी से भरे थे। अब सिर्फ माथे पर टीका, नाक की नथ और बालों में झूमर को लगाना बाकी था। लाल और गोल्डन जरदोशी से कढ़ा हुआ लहंगा बेड पर खुला पड़ा था। साथ ही रेशमी दुपट्टा जिसे बंधवाने के लिए एक खास स्टाइलिश ही इंतजार कर रही थी। आरव बार बार आभा के कमरे से झांक कर देख रहा था। सब ठीक है, लहंगा पहन लिया? आभा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई लहंगा पहनने के लिए अभी पीछे एक और पूरी आर्मी लगी है, तो बस मुझे रोने नहीं देना। आरव हल्के से हंसा, अरे मैं रोने नहीं दूंगा, तू रो देगी तो मैं झगड़ा कर दूंगा किसी से, और देख तुझे विदा होते हुए तो नहीं देखने दूंगा ऐसे ही। आभा ने उसकी आंखों में हल्की नमी देखी और हल्के से गर्दन झुका ली। तभी आरव तेजी से मुड़ा और नीचे की ओर चला गया क्योंकि बाहर अभी मेहमानों की एंट्री चालू हो रही थी। मधु जी पूरे हॉल में अपनी बहनों, भाभीियों और रिश्तेदारों के बीच बैठी थी। हर किसी को उनके कमरे तक भिजवाना, नाश्ते, चाय के टोकन देना और मिठाइयों की प्लेट बंटवाना उन्हीं की निगरानी में हो रहा था। उनकी मुस्कुराहट में थोड़ी सी थकान और आंखों में थोड़ी सी नमी छुपी हुई थी, लेकिन फिर भी जब कोई उन्हें बधाई हो भाभी जी कहता तो वो मुस्कुरा कर बोलती, अब बिटिया की जिम्मेदारी पूरी हो रही है, बस दुआ कीजिए। वही विनीत जी बाहर गेट के पास खड़े थे जहां मेहमानों की गाड़ियां रुक रही थी। हर रिश्तेदार को वो खुद रिसीव कर रहे थे, अपने भाई, दोस्त, ऑफिस के लोगों को स्वागत कर रहे थे और साथ में गेस्ट मैनेजमेंट टीम को जगह जगह हिदायतें दे रहे थे। जगह कम ना हो किसी को, कुर्सियों आगे और लगवाओ, लाइट चेक कर लो, सब कुछ जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा की तरह नियंत्रित हो रहा था। इधर कोलकाता के राय चोपड़ा निवास में भी सजी धजी सुबह ढलकर शाम की तैयारियां में बदल गई थी। गायत्री राय चोपड़ा गहरे रंग की कांजीवरम साड़ी में तैयार होकर अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। आज वो किसी डायरेक्टर की बीवी नहीं बल्कि एक विशेष रिश्ते की मेहमान बनकर किसी और की बेटी की विदाई में जा रही थी। उन्होंने बड़ी बारीकी से आभा के लिए एक खूबसूरत हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स बनवाया था जिसमें सोने की पायल, कानों में झुमके और एक चांदी की चूड़ी थी, बिल्कुल वैसे जैसी उन्हें उनकी शादी में उनकी माँ ने दी थी। लेकिन आज वो अकेली थी। राघव एक जरूरी इंटरनेशनल मीटिंग में फंसे हुए थे और उनका छोटा बेटा भी क्रिकेट के सिलसिले में शहर से बाहर था। उनकी निगाहें अब अपने बड़े बेटे विवान की ओर उठती हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर उनके कमरे तक गईं और दरवाज़ा खटखटाया। विवान अपने सफ़ेद कुर्ते के ऊपर जैकेट डाल रहा था, बाल सलीके से सेट कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे साफ दिखता था कि उसे इस समारोह में जाने का मन नहीं था। मम्मा प्लीज़, आप जानती हैं ना मैं शादी ब्याह से दूर रहता हूँ, मुझे नहीं जाना। गायत्री जी ने पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मुझे अकेले नहीं जाना है, वो मेरी दोस्त की बेटी की शादी है। विवान चुप रहा, फिर कुछ देर बाद आंखें झुकाकर बोला, ठीक है मम्मा चलिए। और फिर बिना किसी बहस, बिना किसी खुशी के, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के लिए वो तैयार हो गया। इधर राय चौधरी हवेली में अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसके सिर पे 2 दुपट्टे रखे गए थे। एक लाल और दूसरा सुनहरा, जो सामने से उसके चेहरे को घेर रहा था। उसकी आंखों में काजल, होठों पे डार्क मैरून शेड और माथे पे गोल बिंदी जैसे चांद के नीचे तारा जड़ा हो। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, कैमरे की फ्लैश, रिश्तेदारों की तालियां और भावनाओं की लहर साथ में बह चली। आरव उसे देखकर वही अटक गया।
बस तू नहीं रोना, वरना मैं भी रो दूंगा। आभा ने उसकी बात पे सिर झुकाया और धीमे से बोली, आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मुस्कुरा रही हूँ भाई, वरना दिल तो पहले से ही विदा ले चुका है। गेस्ट में एंट्री हुई। लंबी लंबी गाड़ियाँ, बड़ी हस्तियाँ, परिवार और रिश्तेदार अब मंडप की ओर बढ़ रहे थे। गायत्री राय चोपड़ा अपनी कार से उतरी, साथ में विवान। आभा की मम्मी उन्हें गले लगाकर स्वागत करती हैं। गायत्री जी, आप आ गई, बहुत अच्छा लगा। फिर उनकी निगाह विवान पे जाती है जो शांत खड़ा था। राय चौधरी हवेली में सजावट अपने चरम पर थी। फूलों की महक, चांदनी सी झालरों की चमक और ढोल नगाड़ों की तेज आवाज में पूरा माहौल गूंज रहा था। मंडप के चारों ओर रिश्तेदारों की भीड़, स्टेज पे तैयार वीडियो टीम और हर कोने में कैमरे की फ्लैश, सब कुछ एक बड़े राजघराने की शादी को गवाही दे रहा था। आभा बिल्कुल रानी के जैसे सजी हुई अपने दुल्हन वाले लहंगे में चेहरे पर घूंघट डाले स्टेज के बगल वाले कक्ष में बैठी थी। उसकी हथेलियों पे गहरी मेहंदी अभी भी चमक रही थी और दिल में एक मीठी हलचल थी। आज उसका सपना सच होने जा रहा था। आरव बार बार घड़ी देख रहा था। बारात को आना था शाम 7 बजे, लेकिन 7:30 बज चुके थे। विनीत जी खुद गेट पर बार बार फ़ोन कर रहे थे। दूल्हे के पिता का नंबर बार बार ट्राई हो रहा था, लेकिन कोई उत्तर नहीं। आरव तेज कदमों से बाहर आया। पापा, बात हुई क्या? विनीत जी ने गला साफ करते हुए धीमे से कहा, नहीं बेटा, अभी तक कॉल नहीं उठा रहे, शायद रास्ते में होंगे। मधु जी जो अंदर बैठी आभा को बार बार दिलासा दे रही थी, अब उनके चेहरे पे चिंता की रेखाएं और गहरी होने लगी। 8:30, फिर 9 और फिर 9:35 हो चुके थे, लेकिन बारात का कोई अता पता नहीं। अचानक गेट के पास खड़े ड्राइवर ने आके बताया, साहब बारात नहीं आएगी, वो लोग वापस चले गए हैं। एक क्षण को सब कुछ थम सा गया। स्टेज पे खड़े डेकोरेटर के हाथ से फूलों की थाली गिर पड़ी। लाइटिंग टीम के माइक से एक तेज हाँफने की आवाज़ आई और गेस्ट के बीच कानाफूसी तेज हो गई। दूल्हा भाग गया क्या? जरूर, लड़की में कोई कमी रही होगी। अरे इतने पैसे वाली शादी, दूल्हा ना आए, कहीं लड़की से किसी और से चक्कर तो नहीं? एक पल में जिस घर की खुशियों की मिसाल दी जाती थी, वही अब रिश्तेदार की जुबान जहर लगने लगी थी। मधु जी का चेहरा दर्ज हो गया था। उनके होंठ सूखने लगे थे। वो वही पास के सोफे पर बैठ गई। विनीत जी की आंखों से आंसू थे, पर वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आरव का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। भाड़ में जाए वो लड़का, लेकिन ये लोग हमारी बहन को इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? और तभी वहाँ ने किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, कहीं दहेज की डिमांड तो नहीं पूरी हुई होगी। आभा अब तक कमरे में बैठी हुई थी। घूंघट के पीछे से उसकी सांसें तेज हो रही थी। जब आरव अंदर आया, उसने देखा आभा के हाथ कांप रहे थे। भाई, बारात आई ना? आरव कुछ नहीं बोला, बस पास आकर घूंघट उठाया और उसकी आंखों में देखता रहा। आभा समझ गई। उसकी आंखें भर आई। भाई, मैं माँ और पापा की इज्जत का क्या करूँगी अब? वो फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, तू मेरी जान है, तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। इस घर में कोई तेरे लिए आंसू नहीं बहाएगा। मैं सबको जवाब दूंगा। उधर मंडप के पास खड़ी गायत्री राय चोपड़ा ये सब चुपचाप देख रही थी। उनके मन में हलचल थी, आंखों में सोच की लहरें। उन्होंने धीरे से अपने हैंडबैग से अपना फ़ोन निकाला और राघव को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो कॉल बिजी था। उन्होंने चारों ओर नजरें घुमाई, हर तरफ अफरा तफरी, अपमान, शर्मिंदगी और आभा की सिसकियों की गूंज। तभी उन्होंने अपने बेटे विवान की ओर देखा, जो कुछ दूरी पे शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पे भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में सोच की एक सूखी सी परछाई तैर रही थी। गायत्री जी ने धीमे कदमों से उसके पास गईं। बेटा, कुछ सोच रही हूँ। विवान ने उनकी आंखों में झांका। बोली मम्मा, अगर तू चाहे तो हम आभा को इस शर्म से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द
चैनल पे प्रसारित कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।